नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित उपन्यास गोरा का 18वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा और सुचारिता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। गोरा इस द्वंद्व से दूर भागने के लिए एक निरुद्देश्य भ्रमण पर चला जाता है। गोरा अपनी यात्रा पर अनेक समाज सेवा का कार्य करता रहता है। उसे पता चलता है कि इतनी विशाल भारतवर्ष का गांव कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण, कितना दुर्बल है। घूमते घूमते वह एक मुसलमान गांव में पहुंचता है और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध गोरा अकेला खड़ा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ होने वाले अभिनय के लिए वरदा सुंदरी अपनी लड़कियों के सहित हरान बाबू तथा विनय के साथ मैजिस्ट्रेट साहब के घर पर निमंत्रित रहते हैं। पंडाल लग गया है और वे सभी सरकारी डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। गोरा गांव वालों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में यही मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट उसे खबरदार कहते हैं कि अगर वह गांव वाले के मामले में पड़ेगा तो अच्छा न होगा। वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिससे गोरा अपने स्वेच्छा से हवालात में बंद हो जाता है। गोरा को हवालात में डालने की बात से सुचारिता, विनय और ललिता सारे लोग बहुत क्रोधित होते हैं। वो इस अभिनय के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन वरदा सुंदरी कहती है कि ऐसा करने से उनकी बहुत भद होगी। लेकिन विनय और ललिता अभिनय न करने पर अड़ जाते हैं। विनय उसी रात स्टीमर से वापस जाने के लिए चल पड़ता है। स्टीमर छूटने ही वाला था कि ललिता दौड़ती हुई आती दिखाई देती है और ललिता और विनय दोनों स्टीमर पर अकेले निकल पड़ते हैं। गहरी अंधेरी रात, तारों से सजा हुआ मेघ आकाश। रात भर अकेले स्टीमर पर ललिता और विनय में बहुत बातें होती हैं और प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होता है। घर आकर बाद में ललिता और विनय दोनों संकोच से भर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराने लगते हैं। घर आने के बाद सतीश उन दोनों को बड़े उत्साह से किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यह सतीश और सुचारिता की मौसी हरिमोहिनी होती हैं, जो इन लोगों की उपस्थिति में उनके घर आ गई हैं। विनय गोरा के घर पहुंचकर आनंदमयी से गोरा के हवालात में होने की खबर बताता है। आनंदमयी कहती हैं कि एक पत्र के माध्यम से गोरा ने पहले ही उन्हें यह खबर दे दी थी कि वो हवालात जा रहा है। वो उस पत्र में आनंदमयी को बताता है कि किस तरह से भारतवर्ष का एक बड़ा भाग अन्याय अत्याचार का शिकार है। उनका साथ देने के लिए वो ऐसा कर रहा है। आनंदमयी को गोरा के जेल जाने पर दुख तो जरूर है, परंतु वो बहुत गर्वित भी है। अब जानते हैं आगे की कहानी। घर आकर परेश बाबू ललिता को असमय लौटी हुई देखकर ही समझ गए कि उनकी इस उद्दाम लड़की ने कोई असाधारण कार्य कर डाला है। उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव देखते ही वह बोल उठी, बाबा मैं तो चली आई, किसी प्रकार भी वहां रह न सकी। परेश बाबू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ललिता ने कहा, मैजिस्ट्रेट ने गौर बाबू को जेल भेज दिया। गौर बाबू कहाँ से इस बीच में आ गए और क्या कुछ हुआ, परेश बाबू कुछ भी नहीं समझ सके। ललिता से पूरा विवरण सुनकर कुछ देर स्तब्ध बने रहे। फिर सहसा उनका हृदय गोरा की माँ की बात सोचकर व्यथित हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगे, एक आदमी को जेल भेजने में कितने निरपराध लोगों को कितनी कठोर सजा दी जाती है। अगर यह बात दंड देने वाले अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकते तो किसी को जेल भेजना ऐसा सहज सरल काम नहीं होता। एक चोर को तो सजा दी जाती है, वही सजा गोरा को भी देना मजिस्ट्रेट के लिए कितना आसान हो गया। ऐसी बर्बरता तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य की धर्म बुद्धि बिल्कुल मर गई हो। दुनिया में जितनी तरह की हिंसा होती है, मनुष्य के प्रति मनुष्य का दुरात्म भाव उससे भी अधिक भयानक है। उसके पीछे समाज और राजा की शक्ति दलबद्ध खड़ी होकर उसे और भी अधिक प्रचंड बना देती है। गोरा के कारावास की बात सुनकर यह जैसे उनके सामने प्रत्यक्ष हो उठा। परेश बाबू को चुपचाप सोचते देख ललिता ने उत्साह पाकर कहा, अच्छा बाबा, यह क्या भयानक अत्याचार नहीं है? अपने स्वाभाविक शांत स्वर में परेश बाबू ने कहा, गोरा ने कितना क्या किया है यह तो मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन यह बात अवश्य ही कह सकता हूँ कि अपनी कर्तव्य भावना की झोंक में गोरा अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन तो कर सकता है, परंतु अंग्रेजी भाषा में जिसे क्राइम कहते हैं वह गोरा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है।
लेकिन क्या किया जाए बेटी, इस समय की न्याय बुद्धि अभी इतनी विवेकपूर्ण नहीं हुई है। अभी तक अपराध के लिए जो दंड है वही दंड भूल के लिए भी है। दोनों के लिए एक ही जेल में कोल्हू चलाना पड़ता है। यह कैसे हुआ, इसके लिए किसी एक आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरी मानव जाति का पाप ही उसके लिए उत्तरदायी है। परेश बाबू सहसा यह प्रसंग बंद करते हुए पूछ बैठे, तुम किसके साथ आई? सीधी होकर ललिता ने मानो विशेष जोर देते हुए कहा, विनय बाबू के साथ। ललिता बाहर से भले ही दृढ़ दिख रही हो, भीतर ही भीतर वह दुर्बलता का अनुभव कर रही थी। वह विनय बाबू के साथ आई है, यह बात वह सहज भाव से नहीं कह सकी। न जाने कैसी एक लज्जा ने उसे आकर घेर लिया। वह लज्जा उसके चेहरे पर पढ़ी जा सकती है, यह सोचकर वह और भी संकोच करने लगी। परेश बाबू अपनी इस मनचली लड़की को अपनी अन्य सब संतानों से कुछ अधिक ही स्नेह करते थे। उसका व्यवहार दूसरों की नज़रों में निंदनीय हो सकता है, यह जानकर ही उसके आचरण में एक जो निर्भीक सत्यनिष्ठा थी, उसे वह विशेष महत्व देते रहते थे। वह जानते थे कि ललिता का जो दोष है वही बहुत बड़ा होकर लोगों की नज़रों में खटकेगा, और उसका गुण इतना दुर्बल होने के बावजूद लोगों से प्रशंसा नहीं पाएगा। उसके गुण को परेश बाबू यत्नपूर्वक संजोते आए हैं। ललिता की अक्खर प्रकृति को कुचलकर उसके साथ उसके भीतर की इस महत्ता को कुचल देना उन्होंने नहीं चाहा। उनकी अन्य दोनों लड़कियों को सब देखते ही सुंदर मान लेते हैं। उनका रंग गोरा है, उनके चेहरे का गठन भी निर्दोष है, लेकिन ललिता का रंग उनसे सांवला है और उसके चेहरे की कमनीयता के बारे में भी लोगों में मतभेद रहता है। इसी बात को लेकर अक्सर पति के सामने वरदा सुंदरी इस बात की चिंता प्रकट किया करती हैं कि उसके लिए पात्र खोजना कठिन होगा। किंतु परेश बाबू को ललिता के चेहरे में जो सौंदर्य दिखता था वह न रंग न गठन का सौंदर्य था, वह अंतस का गंभीर सौंदर्य था। उसमें केवल लालित्य नहीं था, स्वतंत्रता का तेज और आत्मशक्ति की दृढ़ता भी थी। वह दृढ़ता ही सबको अनाकर्षक लगती थी। वह कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष आकर्षक हो सकती थी, किंतु अधिकतर को तो दूर ठेल देती थी। संसार में ललिता प्रिय नहीं होगी, किंतु खरी उतरेगी, यह जानकर परेश बाबू मन ही मन एक दर्द देकर ललिता को अपने पास खींच लेते थे। उसे और कोई क्षमा नहीं करता, यह समझकर ही वह उस पर करुणा के साथ विचार करते थे। जब परेश बाबू ने सुना कि ललिता सहसा विनय के साथ अकेली चली आई, तब पल भर में वह समझ गए कि इसके लिए उसे बहुत दिनों तक दुख भोगना पड़ेगा। जितना अपराध उसने किया है, उससे कहीं बड़े अपराध के दंड का विधान उसके लिए लोग तय करेंगे। वह चुपचाप यही बात सोच रहे थे कि बीच में ही ललिता बोल पड़ी, बाबा मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं अच्छी तरह यह समझ गई हूँ कि मजिस्ट्रेट के साथ हमारे देश के लोगों का ऐसा संबंध है कि उनके आतिथ्य में सम्मान जरा भी नहीं है, कोरा अनुग्रह है। क्या यह सहकर भी मेरा वहाँ रहना ठीक था? परेश बाबू को यह प्रश्न ऐसा कुछ आसान नहीं जान पड़ा। उन्होंने कोई उत्तर देने का प्रयत्न न करके दाहिने हाथ से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, पगली। परेश बाबू इसी घटना के बारे में सोचते हुए उसी दिन के तीसरे पहर घर के बाहर टहल रहे थे कि विनय ने आकर उन्हें प्रणाम किया। गोरा की सजा के बारे में बहुत देर तक परेश बाबू उसके साथ बातें करते रहे, लेकिन ललिता के विनय के साथ स्टीमर में आने की उन्होंने कोई चर्चा नहीं चलाई। सांझ होते देखकर उन्होंने कहा, चलो विनय भीतर चलें। विनय ने कहा, नहीं अब मैं घर जाऊंगा। दोबारा परेश बाबू ने कोई अनुरोध नहीं किया। विनय ने एक बार मानो चौंक कर दुमंजिले की ओर नजर उठाई और फिर धीरे धीरे चला गया। ऊपर से ललिता विनय को देख चुकी थी। जब परेश बाबू अकेले कमरे में आए तो ललिता ने समझा कि विनय भी पीछे पीछे आता होगा। जब वह कुछ देर के बाद तक नहीं आया, तब मेज पर 2-1 किताबें और कागज इधर उधर करके ललिता भी कमरे में चली गई। उसे परेश बाबू ने वापस बुला लिया और उसके उदास चेहरे पर स्नेह भरी दृष्टि टिकाकर बोले, ललिता मुझे कुछ ब्रह्म संगीत सुनाओ।
कहते कहते लैंप को हटाकर ऐसी जगह रख दिया कि उसका प्रकाश ललिता के चेहरे पर न पड़े। अगले रोज वरदा सुंदरी और उनके साथ के बाकी लोग भी लौट आए। हरान बाबू ललिता पर अपने गुस्से को संभाल न पाकर अपने घर न जाकर सीधे इन सबके साथ परेश बाबू के घर आ उपस्थित हुए। वरदा सुंदरी तो क्रोध के कारण ललिता को देखे बिना तथा उससे कोई बात किए बिना अपने कमरे में चली गई। लावण्य और लीला भी ललिता पर बहुत नाराज थीं। ललिता और विनय के चले आने से उनका आवृत्ति और अभिनय का कार्यक्रम ऐसा नीरस हो गया था कि उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ा था। सुचारिता हरान बाबू के क्रोध की उत्तेजना, वरदा सुंदरी के रुआसे आक्षेप अथवा लावण्य और लीला के निरुत्साह किसी में कोई भाग लिए बिना एकदम तटस्थ थी। अपना निर्दिष्ट काम उसने यंत्रवत कर दिया था और आज भी यंत्र चालित से सबके पीछे पीछे घर आ गई थी। सुधीर लज्जा और अनुताप से संकुचित होकर परेश बाबू के घर के दरवाजे से ही लौट गया था। लावण्य ने भीतर आने के लिए उससे बहुत आग्रह किया था और अंत में किसी प्रकार सफल न होने पर उसने कुट्टी कर दी थी। परेश बाबू के घर में घुसते ही हरान बोले, एक बहुत बुरी बात हो गई है। ललिता परेश बाबू के कमरे में ही थी। उसके कान में यह बात पड़ते ही वह पिता की कुर्सी के पीछे दोनों ओर हाथ रखकर खड़ी हो गई और एक टक से हरान बाबू के चेहरे की ओर देखने लगी। परेश बाबू बोले, मैंने सारी बात ललिता से सुन ली है। जो बात हो चुकी है उसको लेकर अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। परेश बाबू के शांत और संयत होने के कारण हरान बाबू उन्हें बहुत दुर्बल समझते थे, इसीलिए कुछ अवज्ञा से बोले, बात तो होकर चूक जाती है लेकिन आदत तो वही रहती है, इसीलिए जो हो चुका उस पर बहस करना जरूरी होता है। जो हरकत ललिता ने की है वह कभी संभव न होती अगर आपसे उसे बराबर बढ़ावा न मिलता रहता। आप उसका कितना अहित कर रहे हैं यह पूरी बात सुनकर ही आप उसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। परेश बाबू ने अपने पीछे कुर्सी के थोड़ा हिलने का अनुभव करके जल्दी से ललिता को अपनी ओर खींच लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ मुस्कुराकर हरान बाबू से बोले, पान बाबू, जब समय आएगा तब आप भी समझ लेंगे कि संतान को पालने पोसने के लिए स्नेह की भी जरूरत होती है। एक बांह उनके गले में डालते हुए ललिता ने झुककर उनके कान में कहा, बाबा, पानी ठंडा हो रहा है, तुम जाकर नहा लो। परेश बाबू ने हरान की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में आऊंगा, ऐसी भी अभी देर नहीं हुई है। स्निग्ध स्वर में ललिता ने कहा, नहीं बाबा, तुम नहा आओ, तब तक पान बाबू हम लोगों के पास ही तो हैं। जब परेश बाबू कमरे से चले गए तब एक कुर्सी खींचकर ललिता उस पर जम कर बैठ गई और हरान बाबू के चेहरे पर नजर जमा कर बोली, आप समझते हैं सभी को सब कुछ कह देने का अधिकार आपको है। सुचारिता ललिता को पहचानती थी और कोई दिन होता तो ललिता का यह रूप देखकर मन ही मन वह उद्विग्न हो जाती, लेकिन आज वह खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठकर किताब खोलकर चुपचाप उसके पन्ने की ओर देखती रही। हमेशा अपने को वश में रखना सुचारिता का स्वभाव भी था और अभ्यास भी। पिछले कुछ दिनों से तरह तरह के आघातों की पीड़ा उसके मन में जितनी अधिक थी, हृदय के अवरुद्ध वेग को भी मानो फूट कर निकलने का अवसर मिल गया। ललिता ने कहा, बाबा का हमारे बारे में क्या कर्तव्य है यह बाबा आप समझते हैं, और आप समझते हैं कि यह बात सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप ही क्या हमारे ब्रह्म समाज के हेडमास्टर हैं? हरान बाबू ललिता का ऐसा उद्धत रूप देखकर पहले तो हतबुद्धि हो गए। अब वह ललिता को कुछ बहुत कठोर जवाब देना चाह रहे थे, पर ललिता ने उन्हें अवसर न देते हुए कहा, इतने दिनों से हम आपका बड़प्पन झेलते आ रहे हैं, लेकिन अगर अब आप बाबा से भी बड़ा होना चाहते हैं तो इस घर में कोई नहीं सहेगा, हमारा बैरा भी नहीं। हरान बाबू ने किसी तरह कहा, ललिता तुम। उनकी बात काटते हुए ललिता ने और भी तीखे स्वर में कहा, चुप रहिए, आपकी बातें हम लोगों ने बहुत सुनी है, आज मेरी बात भी सुन लीजिए। आपको विश्वास न हो तो सुचि दीदी से पूछ लीजिएगा। जितना बड़ा आप अपने आप को महसूस करते हैं, मेरे बाबा उससे कहीं अधिक बड़े हैं। अब आपको जो कुछ उपदेश देना है मुझे दे डालिए।
हरान बाबू का चेहरा स्याह पड़ गया। वह कुर्सी ठेलकर उठते हुए बोले, सुचारिता। सुचारिता ने किताब की ओर से चेहरा हटाया। हरान बाबू बोले, तुम्हारे सामने ललिता मेरा अपमान करेगी? धीमे स्वर में सुचारिता ने कहा, वह आपका अपमान नहीं करना चाहती। ललिता यही कहना चाहती है कि आप पिताजी का सम्मान किया करें। उनके बराबर सम्मान के योग्य किसी दूसरे को हम नहीं जानते। एक बार तो ऐसा लगा था कि हरान बाबू उसी समय चले जाएंगे, लेकिन वह गए नहीं। अत्यंत गंभीर चेहरा करके फिर बैठ गए। धीरे धीरे इस घर में उनका आदर घटता जा रहा है। जितना ही वह इसका अनुभव करते थे, उतना ही यहाँ अपना स्थान बनाए रखने की अधिक कोशिश करते थे। वह यह भूल जाते थे कि जो सहारा कमज़ोर हो उसे जोर से जकड़ना चाहने से भी वह टूट जाता है। यूँ हरान बाबू गंभीर होकर चुप हैं। ललिता यह देखकर उठकर सुचारिता के पास जा बैठी और उसके साथ ऐसे मृदु स्वर में बातें करने लगी मानो कुछ बात ही न हो। सतीश ने इसी बीच कमरे में आकर सुचारिता का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बड़ी दीदी चलो। सुचारिता ने पूछा, कहाँ जाना है? सतीश बोला, चलो तो, एक खास चीज़ तुम्हें दिखानी है। ललिता दीदी, तुमने बता तो नहीं दिया? ललिता ने कहा, नहीं। सतीश का ललिता के साथ समझौता हुआ था कि उसकी मौसी की बात ललिता सुचारिता के सामने प्रकट नहीं करेगी। ललिता ने अपना वादा नहीं तोड़ा था। अतिथि को छोड़कर सुचारिता नहीं जा सकती थी। बोली, अभी थोड़ी देर में चलूंगी, बाबा जरा नहाकर आ जाएं। सतीश उतावला हो उठा। किसी तरह हरान बाबू की आंखों से अपने को ओझल करने के यत्न में कभी उससे चूक नहीं होती थी। हरान बाबू से वह बहुत डरता था, इसीलिए कुछ कह नहीं सका। हरान बाबू भी बीच बीच में सतीश को सुधारने की चेष्टा के अलावा और उससे किसी तरह का संपर्क नहीं रखते थे। परेश बाबू के स्नान करके आते ही सतीश अपनी दोनों बहनों को खींच कर ले गया। हरान बोले, वह जो सुचारिता के बारे में प्रस्ताव था उसमें और देर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वह काम अगले रविवार को ही हो जाए। परेश बाबू बोले, इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। सुचारिता की राय है तो ठीक है। उनकी राय तो पहले ही ली जा चुकी है। अच्छी बात है, तो फिर यही सही। ललिता के पास से लौटकर उस दिन विनय के मन में एक शंका रह रहकर कांटे सी चुभ रही थी। वह सोचने लगा, परेश बाबू के घर मेरा आना जाना किसी को अच्छा लगता है या नहीं? ठीक ठीक यह जाने बिना मैं ज़बरदस्ती वहाँ जाता रहता हूँ। शायद यह ठीक नहीं है। शायद मैं कई बार असमय पहुंचकर उन्हें दुविधा में डालता रहता हूँ। उनके समाज का नियम मैं नहीं जानता। उस घर में मेरे जाने की मर्यादा क्या है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ों की तरह एक ऐसी जगह दखल देता रहा हूँ जहाँ घर के लोगों को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं जाना चाहिए। यह बात सोचते सोचते अचानक उसको यह बात याद आ गई कि शायद ललिता ने उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव देखा हो जो उसे अपमानजनक लगा हो। ललिता के प्रति विनय के मन में क्या भाव है यह विनय के आगे अब तक स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब वह उससे छिपा न रहा। हृदय में इस नई अभिव्यक्ति का क्या किया जाए, इसके बारे में वह कुछ नहीं सोच सका। बाहर के व्यक्तित्व से उसका मेल कैसे होगा? संसार के साथ उसका क्या संबंध है? क्या वह ललिता के प्रति असम्मान है या परेश बाबू के प्रति विश्वासघात? इन सब प्रश्नों को लेकर वह बड़ी उधेड़बुन में पड़ गया। ललिता उसके मन की बात जान गई है तथा इसीलिए उस पर नाराज हुई है, यह कल्पना करके मानो वह धरती में समा जाने लगा। विनय के लिए परेश बाबू के घर आना जाना असंभव सा हो गया और अपने घर का सूनापन भी एक बोझ जैसा उसे दबाने लगा। अगले दिन सवेरे ही वह आनंदमयी के पास जा पहुंचा। माँ, कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा। विनय के मन में कहीं यह बात छिपी थी कि गोरा की अनुपस्थिति में वह आनंदमयी को कुछ सांत्वना दे सकेगा। यह समझकर आनंदमयी का हृदय द्रवित हो उठा। बिना कुछ कहे उन्होंने एक बार स्नेहपूर्वक विनय के कंधे पर हाथ रख दिया। विनय अपने खाने पीने सेवा टहल के मामले में तरह तरह के नखरे करने लगा।
कभी कभी वह आनंदमयी के साथ इस बात को लेकर झूठ मूठ झगड़ा करने लगता कि वहां उसकी पूरी देखभाल नहीं होती। हर वक्त बातचीत और हल्ला गुल्ला करते रहकर वह आनंदमयी को और स्वयं को बहलाने की चेष्टा करता। सांझ के समय जब मन को संभालना मुश्किल होता, तब जिद करके विनय आनंदमयी को घर के कामों से हटाकर अपने कमरे के सामने बरामदे में चटाई बिछाकर बिठा लेता और उनसे उनके बचपन की और उनके मायके की बातें सुनता। जब उनका विवाह नहीं हुआ था और जब वह अपने अध्यापक पितामह के विद्यालय के छात्रों की लाडली थी, जब सब लोग पितृहीना बालिका को हर बात में इतना सिर चढ़ाए रखते थे कि उनकी विधवा माता को बड़ी चिंता सताती रहती थी। विनय कहता, माँ, कोई ऐसा समय भी था जब तुम मेरी माँ नहीं थी? मुझे यह सोचकर ही आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें विद्यालय के लड़के भी अपनी एक बहुत नन्ही सी माँ ही समझते रहते होंगे, बल्कि दादाजी महाशय को पालने पोसने का जिम्मा भी तो तुम्हारा ही रहा होगा। एक दिन शाम को चटाई पर फैले हुए आनंदमयी के पैरों के पास सिर रखते हुए विनय ने कहा, माँ, जी चाहता है अपनी सारी विद्या बुद्धि विधाता को देकर फिर शिशु होकर तुम्हारी गोद में आश्रय पाऊं। दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई न हो। विनय के स्वर में कुछ ऐसा भर्रायापन और थकान झलक रही थी कि आनंदमयी को व्यथा के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। वह विनय के पास सरक कर धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। काफी देर चुप रहकर उन्होंने पूछा, वीनू, परेश बाबू के घर में सब ठीक तरह से तो है ना? प्रश्न सुनकर विनय एकाएक चौंक कर शर्मा गया। सोचने लगा, माँ से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, माँ ही अंतर्यामी है। कुछ हिचकते हुए बोला, हाँ, वे सब लोग तो ठीक ही हैं। आनंदमयी बोली, मेरा बहुत मन होता है कि परेश बाबू की लड़कियों से मेरी जान पहचान हो जाती। उनकी तरफ से पहले तो गोरा के मन का भाव सहज नहीं था, लेकिन अब अगर उन्होंने उस तक को वश में कर लिया है तो वे सब मामूली नहीं होंगी। उत्साहित होकर विनय ने कहा, अनेक बार मैंने भी सोचा है कि किसी तरह परेश बाबू की लड़कियों से तुम्हारा परिचय करा देता, परंतु गोरा को कहीं बुरा न लगे इस भय से मैंने कभी कुछ कहा नहीं। आनंदमयी ने पूछा, बड़ी लड़की का क्या नाम है? इस प्रकार सवाल जवाब के जरिए परिचय होते होते जब ललिता की बात आई, तब विनय ने किसी तरह उसे जल्दी से टालने की कोशिश की, लेकिन आनंदमयी नहीं मानी। मन ही मन हंसकर उन्होंने कहा, सुना है ललिता की बुद्धि बड़ी तेज है। विनय बोला, तुमने किससे सुना? आनंदमयी ने कहा, क्यों, तुम्ही से तो। एक समय पहले ऐसा भी था जब ललिता के संबंध में विनय के मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था। उन्हीं मोह मुक्त दिनों में विनय ने आनंदमयी के सामने ललिता की तीव्र बुद्धि की कितनी ही बार चर्चा की थी, यह बात तो वह भूल ही गया। कुशल मांझी की तरह आनंदमयी सब बाधाओं से बचाती हुई ललिता की बात रूपी नाव को ऐसे चलाती ले गई कि विनय से उसके परिचय के इतिहास की मुख्यतः प्रायः सभी बातें जान गई। गोरा को सजा होने के मामले से क्षुब्ध होकर लौटती ललिता स्टीमर में विनय के साथ अकेली भाग आई, यह बात भी विनय ने आज सुना डाली। कहते कहते उसका उत्साह और भी बढ़ चला। सांझ होते ही जिस मलिनता ने उसे धर दबोचा था वह न जाने कहाँ उड़ गई। ललिता जैसे एक आश्चर्यकारी चरित्र को जानना और इस तरह उसकी बात कर सकना अपने आप में उससे एक बहुत बड़ा फायदा जान पड़ने लगा। जब रात को भोजन का बुलावा आने से बातों का तार टूटा, तब मानो हठात स्वप्न से जागकर विनय ने जाना कि उसके मन में जो कुछ था वह सभी आनंदमयी से उसने कह दिया है। सारी बात आनंदमयी ने ऐसे सहज भाव से सुनी, ऐसे ढंग से ग्रहण की कि विनय को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई शर्म करने जैसी कोई बात हो सकती है। विनय ने आज तक माँ से कभी कुछ नहीं छिपाया, छोटी से छोटी बात भी वह उन्हें बता देता था, लेकिन परेश बाबू के घर से परिचय होने के बाद उसमें कहीं कुछ अटक पड़ गई थी जो विनय के लिए स्वास्थ्यकर नहीं थी। आज ललिता के बारे में उसके मन की बात सूक्ष्मदर्शिनी आनंदमयी के सामने इस तरह प्रकट हो गई, यह सोचकर विनय का मन खिल उठा।
अपने जीवन के इस पहलू का माँ के सामने पूरी तरह निवेदन किए बिना वह किसी तरह बिल्कुल निर्मल मन से नहीं जी पाता। कहीं कुछ मैल अवश्य रह जाता। रात को बहुत देर तक आनंदमयी इन्हीं बातों को लेकर मन ही मन सोचती रही। गोरा के जीवन में जो समस्या उत्तरोत्तर और जटिल होती जा रही थी, शायद उसका हल परेश बाबू के घर में मिल सकेगा। यह समझकर उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो उन लड़कियों से एक बार मिलना ही ठीक होगा। महिम और उनके परिवार के सदस्य यही मानकर चल रहे थे कि शशिमुखी के साथ विनय का विवाह एक तरह से पक्का हो गया है। शशिमुखी तो अब विनय के सामने आती ही नहीं थी। शशिमुखी की माँ से विनय का परिचय कुछ खास नहीं था। यह बात नहीं थी कि वह स्वभाव से लजीली हो, लेकिन उनकी प्रवृत्ति हर बात को छिपाकर रखने की थी। उनके कमरे का दरवाज़ा अक्सर बंद रहता था। पति को छोड़कर और सभी कुछ वह ताले में बंद रखती थी। पति को भी बहुत खुली छूट मिलती हो ऐसा नहीं था। पत्नी के शासन में उनकी गतिविधि बिल्कुल निर्दिष्ट थी और उनकी आज़ादी के क्षेत्र का दायरा अत्यंत संकरा। सब कुछ को इस तरह मुट्ठी में बांध कर रखने की उनकी प्रवृत्ति के कारण शशिमुखी की माँ लक्की मणि का संसार संपूर्णतः उनकी मुट्ठी में था। बाहर के व्यक्ति का भीतर आना अथवा भीतर से व्यक्ति का बाहर जाना एक समान कठिन था। यहाँ तक कि गोरा भी लक्की मणि के महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस क्षेत्र की व्यवस्था में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि यहाँ कानून बनाने वाली भी लक्की मणि थी और निचली अदालत से ऊंची अदालत तक भी लक्की मणि ही थी। एग्जीक्यूटिव जुडिशियल का भेद तो नहीं था, लेकिन लेजिस्लेटिव भी उसी के साथ जुड़ा हुआ था। बाहर के लोगों के साथ व्यवहार में महिम बड़े सख्त जान पड़ते थे, लेकिन लक्की मणि के शासन में उन्हें अपनी इच्छानुसार चलने की कोई इजाज़त नहीं थी, छोटी छोटी बातों में भी नहीं। विनय को लक्की मणि ने आड़ से देखा था और पसंद भी किया था। महिम विनय को बचपन से ही गोरा के मित्र के रूप में देखने के इतने आदी हो गए थे कि शायद अति परिचय के कारण उन्होंने कभी विनय को अपनी कन्या के पात्र के रूप में नहीं देखा। जब लक्की मणि ने उनकी दृष्टि विनय की ओर इस आशय से घुमाई, तब सहधर्मिणी की बुद्धि के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। लक्की मणि ने पक्का निश्चय कर लिया कि विनय के साथ ही उनकी कन्या का विवाह होगा। एक बहुत बड़ी सुविधा की बात भी इस प्रस्ताव में उन्होंने अपने पति के मन में अच्छी तरह से बिठा दी कि उन लोगों से विनय कोई दहेज नहीं मांग सकेगा। विनय को घर में पाकर भी महिम 2-1 दिन उससे विवाह की बात न कर सके। गोरा की सजा को लेकर उसका मन व्यथित है, यह सोचकर ही वह चुप रहे। आज रविवार था। महिम की साप्ताहिक दिवा निद्रा पत्नी ने पूरी होने न दी। बंकिम बाबू के नव प्रकाशित बंग दर्शन का नया अंक लेकर विनय आनंदमयी को सुना रहा था कि हाथ में पान का डिब्बा लिए वहां पहुंचकर महिम धीरे से तख्तपोश पर बैठ गए। उन्होंने पहले तो विनय को एक पान देकर गोरा की उच्च श्रृंखलता और बेअक्ली की विरक्ति प्रकट की। इसके बाद उसके छूटने में और कितने दिन शेष हैं, यह गिनते गिनते मानो बिल्कुल अचानक उनको याद हो आया कि अघन का महीना तो लगभग आधा बीत गया। वह बोले, विनय, तुमने जो कहा था कि तुम्हारे वंश में अघन के महीने में विवाह निषेध है, वह बिल्कुल व्यर्थ बात है। अव्वल तो पोथी पत्रे में निषेध के अलावा और कुछ मिलता नहीं। उस पर अगर अपना घर अपना निजी शास्त्र बनाते रहें तो खानदान कैसे चलेगा। विनय का संकट समझकर आनंदमयी बोली, शशिमुखी को विनय बचपन से ही देखता आ रहा है। उससे ब्याह करने की बात उसे नहीं जचती, इसीलिए अघन के महीने का बहाना कर बैठा है। महिम बोले, यह बात तो शुरू में ही कह देनी चाहिए थी। आनंदमयी ने कहा, अपनी इच्छा पहचानने में भी तो देर लगती है। लेकिन महिम, पात्र का क्या अकाल है। गौर लौट आए वह तो अनेक अच्छे लड़कों को जानता है, किसी एक से ठीक कर देगा। मुंह बनाते हुए महिम ने कहा, हाँ। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोले, माँ, अगर तुम ही विनय का मन न पलट देती तो वह उसमें आपत्ति न करता। सक पकाकर विनय कुछ कहने जा रहा था, लेकिन आनंदमयी ने उसे टोकते हुए कहा, तो सच बात कहूँ महिम, मैं इसे बढ़ावा नहीं दे सकी। विनय अभी लड़का है
हो सकता है बिना सोचे समझे वह यह काम कर भी बैठता, लेकिन आगे चलकर वह ठीक न होता। विनय को ओट देकर आनंदमयी ने महिम के गुस्से की मार अपने ऊपर ले ली है, यह समझकर विनय अपनी दुर्बलता पर लज्जित हो उठा। वह अपनी असहमति साफ साफ प्रकट करने को उद्यत हो रहा था कि महिम और न रुककर मन ही मन यह कहते हुए उठकर चले गए कि विमाता कभी अपनी नहीं होती। महिम ऐसा सोच सकता है और विमाता होने के कारण वह संसार की कचहरी में हमेशा के लिए अभियुक्त की श्रेणी में रख दी गई, यह आनंदमयी जानती थी। लेकिन लोग कहेंगे या सोचेंगे, इस बात का विचार करते हुए चलना उनकी आदत नहीं थी। जिस दिन से उन्होंने गोरा को गोद में उठा लिया था, उसी दिन से उनकी प्रकृति लोगों के आचार और विचार से बिल्कुल स्वतंत्र हो गई थी। उस दिन से ऐसी बहुत सी बातें वह करती आ रही है जिसके लिए लोग उनकी बुराई ही करें। उनके जीवन के मर्म स्थल में एक सत्य को छुपा रखने की जो बात उन्हें हमेशा दुख देती रही है, उसकी पीड़ा से ही यह लोक निंदा ही उन्हें किसी सीमा तक मुक्त करती थी। जब लोग उन्हें क्रिश्चियन कहते, तब गोरा को गले लगाकर वह कहती, भगवान जानते हैं क्रिश्चियन कहने से मेरा जरा भी अपमान नहीं होता। इस तरह धीरे धीरे सभी मामलों में लोगों की बातों से अपने व्यवहार को अलग कर लेने का उनको अभ्यास हो गया था। इसीलिए महिम के मन ही मन या प्रकट रूप से विमाता कहकर उन्हें लांछित करने पर भी वह अपने मार्ग से विचलित न होती थी। आनंदमयी ने कहा, वीनू, बहुत दिनों से तुम परेश बाबू के घर नहीं गए? विनय बोला, अभी बहुत दिन कहाँ हुए हैं? आनंदमयी, स्टीमर से लौटने के अगले दिन से गए ही नहीं। यह कोई बहुत दिन तो नहीं होते, लेकिन विनय यह भी जानता था कि बीच में परेश बाबू के घर उसका आना जाना इतना बढ़ गया था कि आनंदमयी के लिए भी उसके दर्शन दुर्लभ हो गए थे। इस हिसाब से तो ज़रूर उसे परेश बाबू के घर गए हुए काफ़ी अरसा हो गया, और यह लोगों के ध्यान देने की बात थी। विनय अपनी धोती के छोर का एक धागा खींचकर तोड़ता हुआ चुप हो गया। उसी समय बैरे ने आकर खबर दी, माँ जी, वहां से माई लोग आया है। हड़बड़ाकर विनय उठ खड़ा हुआ। कौन आया है? कहाँ से आया है? यह पूछते पूछते ही सुचारिता और ललिता कमरे में आ पहुंची। विनय का कमरे से बाहर जाना नहीं हुआ, वह स्तब्ध सा खड़ा रहा। आकर दोनों ने आनंदमयी के पैरों की धूल ली। ललिता ने विनय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। सुचारिता ने उसे नमस्कार करते हुए पूछा, अच्छी तरह हैं? फिर आनंदमयी की ओर मुड़कर कहा, हम लोग परेश बाबू के घर के यहाँ से आई हैं। आनंदमयी ने प्यार से उन्हें उठाते हुए कहा, मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम लोगों को देखा नहीं बेटी, लेकिन अपने घर से ही जानती हूँ। बातें होने लगी। सुचारिता ने विनय को चुप बैठा देखकर उसे भी बातचीत में खींच लेने की कोशिश की। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। नमस्कार।